आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। भारत और चाइना के बीच में सरहद पर तनाव है। सरहद पर लड़ाई जैसी स्थिति का हम सामना कर रहे हैं। क्या है सरहद की वास्तविकता और क्या है समस्या, इस पर ज़रा गौर करते हैं। क्या है भारत चीन सीमा विवाद? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? गलवान घाटी, अक्साई चीन, काला पानी, रिब्लू लेक, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये दो शब्द है जिसका जिक्र अमूमन भारत चीन, भारत नेपाल या फिर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद के साथ अक्सर जोड़ा जाता है। पिछले दिनों लिपू लेक और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ जारी सीमा विवाद थमा नहीं था कि चीन के साथ सीमा के लिए दोनों देशों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई है और सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिस जगह पर यह झड़प हुई उसे भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये तीनों आखिर है क्या? पहले देखते हैं भारत की सीमा। भारत की सीमा, ज़मीनी सीमा जो है, लैंड बॉर्डर जिसे कहते हैं, उसकी कुल लंबाई जो है 15,108.7 किलोमीटर है, जो कुल 7 देशों से लगी है। इसके अलावा 7,518 किलोमीटर लंबी समुद्र सीमा भी है। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। एक है पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच में सीमा विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा पेश करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच के मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। वो अक्साई चीन पर भारत के दावों को हमेशा से खारिज करता आ रहा है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं, दोनों देश अपनी अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते रहे हैं। अब ये देखते हैं, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियाँ पड़ते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन सैनिकों के बीच में तनाव की खबरें आती रहती हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है उसकी क्या प्रमुख वजह है। भारत चीन के बीच ताज़ा विवाद की 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। भारतीय सेना ने बताया कि भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में सोमवार रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें सेना के एक अधिकारी, 2 जवान की मौत बताई गई। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा और ये आंकड़ा 20 तक गया। सेना के अनुसार संघर्ष में दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से सीमा को लेकर तनाव की स्थिति थी। आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि ईसा के जन्म के 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल शू जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब में लिखा था, जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को परास्त कर दे।
सैकड़ों सालों के बाद भी चीन में इस किताब की बातों का लोहा माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में चाणक्य नीति को माना जाता है। भारत चीन के बीच फिलहाल जारी बॉर्डर तनाव को समझने के लिए शायद जंग की इस किताब को भी समझना पड़ेगा। मौजूदा हालत यह है कि 1999 में पाकिस्तान वाली सीमा पर कारगिल बिल्डअप के बाद शायद भारत किसी सीमा पर पड़ोसी देश के सैनिकों का यह सबसे बड़ा जमावड़ा हो सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC कहा जाता है, यानी 1962 की लड़ाई के बाद वास्तविक स्थिति रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि यह शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई। अब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिख रहा है। इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां की रिपोर्ट जो आती है उसे हम देखते हैं तो चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखा जाने लगा है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने सीमा का दौरा किया। मौजूदा तनाव इस बात से भी बढ़ा जब मंगलवार को किसी देश का नाम न लेते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने का निर्देश दे दिया। इसी दौरान दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठकों के दौर जारी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के अलावा उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। आगे इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मुक्केबाजी, हाथापाई और छीना झपटी के वीडियो वायरल हुए और कई दिनों के बाद ये तनातनी खत्म हुई थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास वैसे तो दशकों पुराना है, लेकिन ताज़ा तनाव की 3 प्रमुख वजह दिखती है। जाहिर है पहली वजह सामरिक है। ये 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी फौजों की तादाद दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर बताई जाती है और जिनके बीच परस्पर विरोध का एक लंबा इतिहास भी रहा है। और इन सब स्थितियों में भारत चाइना के बीच बॉर्डर पर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे लेह से हमारे संवाददाता सोनम खुशला दोरजे। देखते हैं उनका क्या कहना है। सोनम जी, इंडिया और चाइना के इस बॉर्डर पर हमेशा ही सेना आमने सामने आते रही है, लेकिन इस बार लड़ाई भी हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। चीन के भी सैनिक हताहत हुए ऐसे बताया जाता है। घटना का क्या पूरा विवरण है, क्या है ये घटना? देखिए, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, तो उनको मैं सभी को नमन करता हूँ। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि बॉर्डर में जो जून 6 के तहत जो 2 कमांडर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसको वायलेट करते हुए ये सब हुआ है और 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं और चीन की तरफ से तो कोई खुलासा नहीं है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है और इससे भारत सरकार या भारत जनता चुप नहीं बैठेंगे। एक स्लोगन भी शुरू हुआ है, एक इंटरनेट कैंपेन शुरू हुआ है। सोनम वांगचुक जो एक एजुकेशनिस्ट है हमारा लद्दाख का, उन्होंने एक इंटरनेट कैंपेन स्टार्ट किया है और उसके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं पूरे भारत को कि एक जो बॉयकॉट चाइना का जो स्लोगन है हमारा और जो आइडिया है, इनिशिएटिव है, उसको पूरा अगर ये भारत एक नेशनल मूवमेंट बना दे और इसको अगर सभी दुनिया में ये मूवमेंट, ये आइडिया फैल जाए और ये इम्प्लीमेंट करे तो शायद चीन को मुंह तोड़ जवाब हम जैसे वो कहते हैं कि वॉलेट से भी देंगे। और सेना तो वहाँ पे हर दम तैयार है कि उनसे निपट ले। अब ये है कि जो भी हुआ है क्लैशेस, तो एक गलवान वैली जो टेरिटरी है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और चाइना ये क्लेम करता है कि ये
गलवान जो है हमारा है और वो पीछे हटने में अभी तक कुछ नाम निशान नहीं ले जी रहा है। सोनम जी, अब वहाँ की स्थिति कैसी है? क्या अब भी तनाव बरकरार है या तनाव थोड़ा कम हो गया है? अब जो वहाँ पे स्थिति बना हुआ है तो बहुत टेंस्ड है अभी भी। आप अभी भी सुन पा रहे होंगे फाइटर्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और अब इसका सूचना सरकार को, भारत के सरकार और चीन के सरकार को मिल बैठकर सुलझाना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अभी भी सुलझा नहीं है। सोनम जी, लद्दाख के लोगों का रुख इस मामले में क्या है? अब लद्दाखी वालों का या मेरा मानना ये है कि जितना जल्दी हो सके इस डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहिए एंड वेल जो भी बॉर्डर्स पे हो रहे हैं उनका हमें अफसोस है और ये हम आपको दावा देना चाहते हैं और हम इसमें पूरे तरह से हमारे इंडियन आर्मी के साथ हैं और लद्दाखी वालों का हमेशा आप कारगिल वार में देख लो, हमेशा भारत के साथ ही हम थे और हम रहेंगे। सोनम जी, आप बॉर्डर पे है, अगर चीन से युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो व्यापार पर क्या असर होगा, आपको क्या लगता है? पहले से ही यहाँ पे या सिर्फ लद्दाख में नहीं पूरे दुनिया में हमें कोविड-19 जो पेंडेमिक है, वायरस है, उनसे हमें लड़ने पे मजबूर पड़ रहा है और ये टूरिज़्म जो कम्प्लीटली बंद हो चुका है, उसके ऊपर जो ये बॉर्डर का क्लैशेस है, अगर ये पेंडेमिक ख़त्म भी हो जाए उसके बाद भी आई थिंक ये दिस वुड बी ए बिग हिट टू द टूरिज़्म इंडस्ट्री स्पेशली, और पूरे लद्दाख के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो चीन जो कर रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा सोच है या मुद्दा है। वो मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है उसको भी डाउन करना चाहते हैं और जैसे कि चर्चा है कि जो भी चीन का आम जनता है वो भी नाराज़ है चीन गवर्नमेंट से और उनको भी एक डाइवर्ट करने के लिए ये हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी हमारे बाहर से जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो भी होने जा रहा है उनको भी एक रोक करने का इनका सुझाव है। तो ये थे सोनम, लद्दाख से हमारे साथ लाइन पर जुड़े थे। पहले 3 जवानों की मौत की खबर आई थी, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने खुद ही इस बयान को जारी कर बताया कि 17 और जवान मारे गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर कहा, दोनों देशों के सीनियर कमांडो की बीच बैठक हुई है और तनाव कम करने पर सहमति बनी है। हमें लगा कि सब कुछ बातचीत के हिसाब से आगे बढ़ेगा। 15 जून की देर रात चीनी सेना ने अचानक से रुख बदला और चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए यथास्थिति को नकार दिया और इसी का नतीजा हुआ कि दोनों तरफ से हिंसक झड़प हुई, दोनों तरफ से लोग हताहत हुए। ये हताहत होने से बचा जा सकता था, लेकिन चीन ने समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया। 20 भारतीय सैनिकों की मौत की खबर से भारत की राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और जवाब दे। पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश आया और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय सैनिक मारते हुए मरे हैं। मतलब प्रधानमंत्री का कहना था कि केवल भारतीय सैनिकों का ही नुकसान नहीं हुआ है तो चाइना के सैनिकों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन चाइना गलवान घाटी पर क्यों अपना हक जता रहा है, क्यों दावा ठोक रहा है? पीटीआई ने इसी संदर्भ में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि अभी ग्राउंड पर हालात कैसे हैं, खासकर गलवान घाटी की स्थिति क्या है जहां सब कुछ हुआ है। गलवान घाटी को लेकर अब तक कोई विवाद नहीं था, अचानक से यह समस्या कैसे खड़ी हो गई? तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा कि गलवान घाटी की संप्रभुता जो है हमेशा से चीन के पास रही है, लेकिन इस इलाकों को लेकर अब कोई विवाद नहीं था। क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? इन सवालों के बारे में चीन कहता है कि
आपके पहले सवाल का जवाब है कि भारत और चीन सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बात कर रहा है। लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। वहाँ जो भी हुआ है वो एलएसी पर चीन की तरफ हुआ है। इसमें चीन को कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन के तनाव के बाद देश में एक बात सामने आ रही है कि चीन का बहिष्कार करे, उनके जो सामान है उसको ना खरीदे, या जो सामान है सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लोग सामान फेंक रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्या व्यापार अगर नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे देश के बाज़ार में, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे जुड़ी है बीसी भारतीया, जो वाणिज्यिक संगठनों से जुड़े हैं, जो व्यापारिक संगठनों से जुड़े हैं। भारतीया जी, क्या चीन को दरकिनार करके आगे बढ़ पाएगा भारत? क्योंकि जो सामान आता है, जो कच्चा माल आता है, हर चीज़ में, मेडिसिन से लेकर हर चीज़ में, वो चाइना से आता है। कितना टिक पाएंगे हम? हमें यह देखना है कि आज से 25 साल पहले चाइना का माल कहाँ था और हम लोग क्या उस समय जी नहीं रहे थे। ये 25 साल में चाइना आया है, अपना माल लाया है, अलग तरीके से आया है। इसने हमारे ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा बाजार पेट हिंदुस्तान है, भारत है। इसके ऊपर कब्जा करने के लिए ये अलग अलग तरीके से आ रहा है। हमें यह समझना है, किसी के आने से, किसी को दरकिनार करने से हम कहीं मर जाएंगे ऐसा नहीं है। हमें हमारी सोच और हमारे वस्तुओं को इस्तेमाल करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बस अगर हमने सोच लिया कि भारतीय सामान मेरा अभिमान, मैं भारतीय सामान ही खरीदूंगा और हम फालतू की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी वस्तु अति आवश्यक, आरामदायक या वैभव की होती है। अति आवश्यक वस्तुएं हमारे किसान और हमारी को मिल जाती है। हम जो चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं ये अतिरिक्त खर्चा है। अगर वो खर्चा कम हो जाएगा तो भी हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीया जी, सारा इलेक्ट्रिकल साजो सामान चाइना से आता है। अगर ये आयात अगर हम पूरी तरह से रोक दे, सामान लाना रोक दे, तो बाज़ार पर इसका इस वक्त क्या असर पड़ेगा? आप एक चीज़ समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे देश में आया, इसने कितना नुकसान किया। पंखे बनाने वाले कहाँ गए, बिजली वाले कहाँ गए, लाइट्स वाले कहाँ गए, ये सब समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? दो चीज़ है। एक है कि उसने सस्ता लाया और एक नई वैरायटी लाया, मगर हम ये भूल गए कि इसका सामान कितना चलता है, इसकी स्थिरता कितनी है। इसने CLF लाइट लाया, हमारी आंखों पर असर पड़ने लग गया, तुरंत उसको LED लाइट में कन्वर्ट करना पड़ा। हमें यह भी समझना है कि ये जो माल आ रहा है इसकी लाइफ कुछ नहीं है। और मेरे देश का माल हम एक दिवाली की लाइट अगली दिवाली में इस्तेमाल करते थे, कई दिवाली तक वही लाइट हम इस्तेमाल करते थे। एक बार लगता था महंगा है, मगर उसकी लाइफ कितनी थी, वो सस्ता है। कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। चाइना का माल खरीदने से हमें उसको कूड़े में डालना पड़ता है। भारतीय वस्तु खरीदते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे काम आती है। हमारा देश कचरा घर नहीं है कि वहाँ से चीज़ें बन के आए और यहाँ पर कबाड़ खाने में जाए। इसीलिए हमें हमारे देश का माल ही इस्तेमाल करना है। भारतीय सामान मेरा अभिमान, मैं भारतीय लोगों से माल खरीदूंगा, भारतीय द्वारा बनाया हुआ माल खरीदूंगा और भारत में ही मेरा पैसा रहे, ऐसी मैं सोच लेके चलता हूँ। सर, आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अलावा मेडिसिन, अन्य ज़रूरी सामान भी चाइना से ही आयात होता है। अब इसका हल कैसे निकले? चीन नहीं तो किस देश से करे व्यापार जो हमें सस्ता भी पड़े और हमें फ़ायदा भी हो? अगर चाइना से कोई चीज़ आयात हो रही है, ये सब अभी 10-15 साल में ज़्यादा हुआ है, तो क्या हम आत्मनिर्भर नहीं हैं? क्या हम लोग चीज़ें नहीं बना सकते? हमारे पास 10-10, 20-20 हज़ार साल से जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है। सिर्फ सोच बदलना है। हमने अगर सोच लिया कि मेरे को मेरे देश की वस्तु, मेरे देश की आयुर्वेद पे मैंने विश्वास कर लिया, तो मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर
ब्याज नहीं लग रहा बनाने वाले को, बिजली का पैसा बहुत कम लग रहा है, वहाँ पर लेबर बहुत कम है, इसीलिए उसने एक आर्थिक युद्ध छेड़ के रखा है और ये युद्ध के हम लोग सिपाही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था हमें बचाना है, सारी चीज़ें मेरे देश में बन सकती है। एक बार मेरे देश के माल की डिमांड आप करने लग जाइए, कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लगेगा। अभी पीपीई किट कोरोना के समय बनी ना, पहले कहाँ बनती थी, मगर बनी। क्यों बनी? क्योंकि आवश्यकता थी, चाइना से नहीं आ रहा था, कोरोना के कारण चाइना से आयात नहीं करना था, तो हम लोगों ने हमारी तैयार कर ली। एक बार तय कर ले कि चाइना से नहीं खरीदना, तो हम अपने आप विकसित होंगे। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर जब बम डाला, एटम बम, तो जापान के लोगों ने तय कर लिया कि अमेरिका का सामान नहीं खरीदेंगे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक अमेरिका का सामान नहीं खरीद रहे। तो क्या जापान में अर्थव्यवस्था आगे नहीं चल रही? चल रही है। हमें भी प्रण करना पड़ेगा कि ये हमारे सिपाहियों को सीमा पर मारता है, हम इसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। एक बार ये तय कर लिया तो अपने आप हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लग जाएगी। सर, जब भी चाइना से तनाव बढ़ता है, हम चीन के सामान का बहिष्कार करने लगते हैं, हम मोबाइल को फोड़ते हैं, हम टीवी स्क्रीन को फेंक देते हैं, सोशल मीडिया पे हमने सारे तमाशे देखे हैं। और जब भी ये तनाव थोड़ा कम हो जाता है, हम भूल जाते हैं, फिर हम चीनी सामान को आयात भी करते हैं, उसको खरीदते भी है, उसको बेचते भी है, मुनाफा भी कमाते हैं। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? इस तरह के बहिष्कार में कितना दम है? हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, चाइना के माल का बहिष्कार और हमारे देश की वस्तुओं का इस्तेमाल हम लोग लगातार करते आए हैं, लोगों को बोलते आए हैं। लोगों ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया, मगर अभी क्योंकि सीमा पर हमारे धरती माँ के सुपुत्र को उन्होंने शहीद किया, तो वातावरण गर्म हो गया। सारे टीवी चैनल ने ये वातावरण को उठा लिया, इसलिए इसके बहिष्कार की बात हो रही है। मेरा सारे टीवी चैनलों से सबसे यही निवेदन है कि ये मुद्दे को मरने मत दो, ये मुद्दे को चलाते रहो। हम लोगों ने भी अपील किया है अमिताभ बच्चन जी से, अक्षय कुमार जी से, कि आप लोग भी इस अभियान में हमारे साथ आओ। जब सेलिब्रिटीज़ इस अभियान में जुड़ जाएंगे तो चाइना का माल इस्तेमाल अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब बच्चों को स्कूल में समझाने लग जाएंगे कि चाइना का माल इस्तेमाल नहीं करना, तो बच्चे अपने घर में बोलने लग जाएंगे, पापा मम्मी चाइना का माल नहीं आना चाहिए घर में। वहाँ से हमें शिक्षित करना है, हमें हमारे बच्चों को शिक्षित करना है। वो शिक्षित हो गए तो आने वाली पीढ़ी चाइना का सामान नहीं लेगी। चाइना का सामान हमारे बाज़ार में आते आते 25 साल लगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 10-12 साल में ये बाहर हो जाए। तो ये थे बीसी भरतिया, जो वाणिज्यिक संगठनों से जुड़े थे, बाज़ार की एक पहचान रखते हैं, क्या असर हो सकता है, उनसे हमने बात की। लेकिन चाइना और भारत के आर्थिक व्यापारिक संबंध कैसे हैं? क्या हम इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कितने अरब डॉलर का ये मसला है, इसको भी जान लेते हैं। तो भारत चीन को कपास, हीरे जवाहरात और प्राकृतिक रत्न यहाँ से भेजता है। चीन से भारत में मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, बिजली से जुड़े उपकरण, रसायन और खाद खरीदता है। भारत में सभी राज्यों शहरों तक छोटे छोटे गांव में भी चीन के सामानों को आसानी से खरीदे और बेचे जा सकता है। दोनों देशों के बीच 2018 में भारत चीन का व्यापार 95.54 अरब डॉलर का था। इसमें भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत 18.84 अरब डॉलर है। इस आंकड़े को देखें तो भारत को 57.86 अरब डॉलर का नुकसान हमें देखने को मिलता है। इस तरह से जो आयात निर्यात है उसमें भारत के तरफ से निर्यात और चीन के तरफ से आयात से सामान को अगर हम देखते हैं तो निर्यात में हम बहुत ही पीछे हैं और आयात ज़्यादा करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अगर हम निवेश के बारे में देखते हैं तो चीन ने भारत में सितंबर 2019 तक 5.8 अरब डॉलर निवेश किया है,
जिसके मुकाबले भारत ने चीन में जो निवेश किया है वो ना के बराबर है, मात्र 0.92 अरब डॉलर। भारत की संसद खुद कहती है कि भारत की दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो 70% से भी ज़्यादा कच्चा माल चीन से आयात करते हैं। अगर इस बात को देखा जाए तो सारी जो मेडिकल सुविधाएं हैं, मेडिसिन की सुविधाएं हैं, उसमें हम चाइना पर ही निर्भर करते हैं, लगभग 70% से ज़्यादा। इसे गंभीरता से देखा जाए तो चीन और भारत एक दूसरे पर निर्भर है। थोड़ा और सोचा जाए और दिमाग पर जोर डाला जाए तो भारत चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना दूर की कौड़ी नज़र आता है। चीन से अगर ये सभी साजो सामान हम बहिष्कार करते हैं तो चीन को ज़रूर नुकसान होगा, पर इस बात के लिए हमें इन सामानों का निर्माण खुद करना होगा या कई और से आयात करना होगा। और इस दौर में क्या ये हम कर सकते हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इसमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि लागत से ज़्यादा दाम ना हो, इससे भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चीनी सामान सस्ता होने के कारण हाथों हाथ बिक जाता है और भारतीय व्यापारियों को भारी फायदा भी होता है। लागत को कम रखना और उत्पाद बढ़ाना ये हमारे लिए इस वक्त टेढ़ी खीर है। भारत को दूसरे सस्ते विकल्प भी ढूंढने होंगे। तो भारत जो है आत्मनिर्भर अगर भारत को बनना है तो उसे दूसरे विकल्प भी निर्माण करने होंगे। अगर हम वैश्विक रूप में देखा जाए तो हम ताइवान से भी इंपोर्ट करते हैं या किसी अन्य देश जो साउथ एशिया में या एशिया में है वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी ये जो सामान जाता है वो चाइना से ही जाता है। अगर ताइवान से ख़रीदते हैं, थाईलैंड से ख़रीदते हैं, म्यांमार से ख़रीदते हैं या किसी और दूसरे देश से हम सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे भी सामान जो बाज़ारों में पहुँच रहा है वो भी चाइना से ही आता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, हम किसी भी देश से सामान को आयात करते हैं तो ये मानना होगा कि ये सामान चाइना से ही आ रहा है। ऐसे में हम चाइना का बहिष्कार कैसे करें, उसके सामान का बहिष्कार कैसे करें, ये सोचने की बात है। अगर बहिष्कार करना है तो हमारे देश की तमाम मेट्रो चाइना की है और आपको पता है कि जिसे लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पुतला भी जो है वो चाइना से ही मंगाया गया था। उसका भी हमें बहिष्कार करना पड़ेगा अगर पूरी तरह राष्ट्रभक्ति दिखानी है और चाइना पर बहिष्कार करना है तो। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।